हमने दूसरी सुप्रीम कोर्ट में मांग किया था कि धर्मांतरण हमारी राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए खतरा है। मैं एकता अखंडता के लिए खतरा क्यों कह रहा हूं कि जब वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले कम हो रहे, नारी तू नारायणी को मानने वाले कम हो रहे, समता समरसता को मानने वाले कम हो रहे, प्रियम्बल में जो शब्द लिखा है इक्वलिटी जस्टिस लिबर्टी फ्रेटर्निटी यूनिटी इंटीग्रिटी, इसको मानने वाले कम हो रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है जिनके लिए राष्ट्र प्रथम नहीं है उनकी संख्या बढ़ रही है, जिनके लिए राष्ट्र प्रथम है उनकी संख्या घट रही है। तो यह राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए खतरा है। और राष्ट्र की एकता अखंडता के जो खतरे हैं उनसे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, उसको कहते हैं यूएपीए। मैं नवीन पटनायक साहब से निवेदन करता हूं, आप धर्मांतरण कराने वाले जिहादियों और मिशनरियों के खिलाफ यूएपीए लगाइए। कहीं भी पिटीशन फाइल होगी, आपको कोई नहीं रोक पाएगा, यह बिल्कुल कानून सम्मत है। आप यूएपीए लगाइए। धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, संगठित अपराध है। धर्मांतरण कराने वाला व्यक्ति अकेला नहीं होता, चार आगे होते हैं, चार पीछे होते हैं। कोई उनको जगह देता है, कोई उनको बाइक देता है, कोई उनको कुछ और मुहैया कराता है, कोई उनको लिटरेचर उपलब्ध कराता है, कोई इस तरीके का पूरा एक संगठित अपराध है। संगठित अपराध से निपटने के लिए हमारे पास गैंगस्टर एक्ट है। नवीन पटनायक साहब, प्लीज आप धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट भी लगाइए। धर्मांतरण एक तरीके से अघोषित युद्ध है, यह राष्ट्र के खिलाफ युद्ध है। और इसलिए कह रहा हूं राष्ट्र के खिलाफ युद्ध है कि दुनिया में 50 से ज्यादा देश खत्म हो चुके हैं, वहां एक ही तरीका था, घुसपैठ हुई धर्मांतरण हुआ, घुसपैठ हुई धर्मांतरण हुआ। यह अघोषित युद्ध है, वेज वॉर है। हमारे अधिवक्ता मित्र जानते हैं इंडियन पिनल कोड में एक सेक्शन 121 है जो कहता है जो राष्ट्र के खिलाफ अघोषित युद्ध करे, राष्ट्र के खिलाफ युद्ध करे, डायरेक्ट करे या इनडायरेक्ट करे, सरकार के खिलाफ करे या राष्ट्र के खिलाफ करे, उसके खिलाफ सेक्शन 121 है। और सेक्शन 121 में आजीवन कारावास और फांसी है। नवीन पटनायक साहब, प्लीज आप उड़ीसा को धर्मांतरण के जिहादियों से बचाने के लिए, मिशनरियों से बचाने के लिए उनके खिलाफ सेक्शन 121 ऑफ द इंडियन पिनल कोड लगाइए। धर्मांतरण में एक हमारे इंडियन पिनल कोड में और भी धारा है, सेक्शन 124A, जिसको कहते हैं देशद्रोह। मैं आज आपके झारसुगड़ा के सभी साथियों से पूछता हूं, धर्मांतरण कराना, साम दाम दंड भेद द्वारा धर्मांतरण कराना, झूठ बोल के धर्मांतरण कराना, लालच दे के धर्मांतरण कराना, धोखे से धर्मांतरण कराना, काला जादू दे के धर्मांतरण कराना, यह देशद्रोह है कि नहीं? जोर से हाथ उठा के बोलिए, है यह देशद्रोह है कि नहीं? तो धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ देशद्रोह की धारा लगनी चाहिए कि नहीं? लेकिन उड़ीसा की सरकार नहीं लगा रही है। नया कानून नहीं बनाना, केवल वर्तमान कानूनों को ही ठीक से इंप्लीमेंट करना है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं धर्मांतरण रुक जाएगा। उड़ीसा की सरकार, नवीन पटनायक साहब की सरकार केवल 7 काम कर दे, धर्मांतरण कराने वाले जिहादियों और मिशनरियों के खिलाफ एनएसए लगाए, यूएपीए लगाए, गैंगस्टर एक्ट लगाए, सेक्शन 121 जो कहते हैं वेज वार, भारत के खिलाफ युद्ध की धारा लगाए, देशद्रोह की धारा लगाए, 100% प्रॉपर्टी जब्त करे और आजीवन कारावास 121 में मिलता है, यह देना शुरू कर दे। मैं आप लोगों के साथ सामने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं 6 महीने के अंदर बाहर यहां उड़ीसा में रहने वाले मिशनरी और जिहादी अगर उड़ीसा छोड़ के भाग न जाए, मैं आजीवन सार्वजनिक जीवन में सामने नहीं आऊंगा। लेकिन आप लोगों को करना पड़ेगा। आप लोगों को सामूहिक रूप से अपने सांसदों और विधायकों से मिलना पड़ेगा, सामूहिक रूप से जाना पड़ेगा। जैसे शादी विवाह के लिए छुट्टी लेते हैं, घर परिवार के लिए छुट्टी लेते हैं, बर्थडे मनाने के लिए छुट्टी लेते हैं, एक दिन सामूहिक रूप से झारसुगड़ा से 10 बस इकट्ठा करिए, पहुंचिए मुख्यमंत्री के सामने, तख्ती लग लीजिए हाथ में, धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ एनएसए लगाओ, धर्मांतरण कराने वालों के यूएपीए लगाओ, धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ जो है गैंगस्टर एक्ट लगाओ,
धर्मांतरण कराने वालों के सेक्शन 121 वेज वार लगाओ, धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ जो है सेक्शन 124 है देशद्रोह लगाओ, इनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करो और इनके चाहे तो बुलडोजर भी चलाओ, बुलडोजर नहीं है तो बाबा का मंगाओ। अगर उड़ीसा के पास नहीं है बुलडोजर तो कुछ दिन के लिए उत्तर प्रदेश से 20-50 बुलडोजर मंगा लो, उधर रिश्ता भी है। इसी से रुकेगा, इसी से रुकेगा। यह संभव है। और मैंने पहले कहा था, ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान है। लेकिन आप लोगों से एक शिकायत है, शादी विवाह में जाते हैं तो अकेले जाते हैं, परिवार के साथ जाते हैं। किसी के बर्थडे में जाते हैं अकेले जाते हैं, परिवार के साथ जाते हैं। घूमने टहलने अकेले जाते हैं, परिवार के साथ जाते हैं। जोर से बोलिए, यहां अकेले क्यों आए? यहां अकेले क्यों आए? यहां आपको लगता है कम इंपॉर्टेंट चीज है क्या? आगे से मेरा निवेदन है, कभी भी ऐसी चर्चा में अकेले मत आइए, और मेरी चर्चा में बिल्कुल अकेले मत आइए। मुझे मध्य प्रदेश का ये कल्चर बहुत अच्छा लगता है। मेरे मध्य प्रदेश में करीब 50 कार्यक्रम हो चुके हैं। वहां बहुत अच्छा सिस्टम है, दादा दादी बेटा बहू नाती पोते, मतलब घर में गाड़ी आती है तो पूरा उसमें एकदम 6-7 जितने पूरे घर में ठूस के आते हैं। और ये जरूरी भी है, क्योंकि जो राष्ट्र के समक्ष खतरा है वो इस आगे बैठी वाली लाइन के सामने नहीं। 10 साल 20 साल की बात है, इतना तो निकल जाएगा। एक्चुअल में खतरा उनके लिए है, वो जो घर में जिसको आप छोड़ के आए हो। धर्मांतरण का खतरा उसके लिए है, ये जो मेरा छोटा भाई हंस रहा है इसके लिए, उन बच्चों के लिए। सर तन से जुदा का ज्यादा खतरा उन बच्चों के लिए जिनको आप घर में छोड़ के आए हो। उनको साथ में लेके आइए, सार्वजनिक रूप से ऐसी बातों पर चर्चा करिए, सुनिए समझिए, घर में चर्चा करिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूं, और मैं इसलिए भी कहता हूं सर, क्योंकि मैं जो बात कह के आया हूं आपने हां हां कर दिया। हो सकता है आपके घर में 2 राय हो, एक साथ आए होते सब लोग यहीं एक राय हो जाते। अभी आप जाके एक्सप्लेन करोगे, घर में कुछ काउंटर होगा, कुछ हो सकता है ऐसा हो। मैं चाहता हूं जो परिवार आए हमारे सामने वो अपना यहीं एक मत होके जाए। ऐसा ना हो कि यहां पे तो एक मत हो गए, घर में पहुंचे तो 3 मत हो गए। एक बहुत बड़ी समस्या भारत में घुसपैठ की है। आपके उड़ीसा में भी है, आपके संबलपुर में भी है, आपके झरसुगड़ा में भी है। कल मेरा सुबह बरगढ़ में कार्यक्रम है, वहां पे भी है। ये समस्या हर जगह है। मैंने 2017 में PIL फाइल किया था, तो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे के कहा था कि 5 करोड़ घुसपैठिए आ चुके हैं। 5 करोड़ 2017 की बात बता रहा हूं। अब तो 2023 आ गया, घुसपैठ बंद नहीं हुई है, अभी भी हो रही है। और घुसपैठ होती कैसे इसको समझिए आप। घुसपैठिए बॉर्डर पे 2000 रुपए दे के इंटर करते हैं, कड़वी सच्चाई। अंदर आते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर वालों के पास जाते हैं, 2000 देते हैं, आधार बन जाता है। आप लोग अगर ट्राई करना हो, किसी कॉमन सर्विस सेंटर वाले के पास जाना, बोला मेरा आधार नहीं है, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं है, मैं बांग्लादेश से आया हूं, मुझे आधार बनवाना है, 2000 की नोट देना, आपका बना देगा। ट्राई कर लो आप। जब आधार बन जाता है फिर वो किसी दलाल को पकड़ता है 2000 रुपए में राशन कार्ड। और राशन कार्ड भी कौन सा वाला? गरीबी रेखा के नीचे वाला, जो पीला वाला। जब 2 डॉक्यूमेंट हुआ, नगर निगम में जाता है, जहां बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, दलाल को पकड़ता है, 2000 रुपए देता है बर्थ सर्टिफिकेट। जब 3 डॉक्यूमेंट हो जाता है, RTO ऑफिस जाता है, दलाल को पकड़ता है, 3000 रुपए देता है ड्राइविंग लाइसेंस। जब 4 डॉक्यूमेंट हो जाता है, किसी प्रधान को या पार्षद को पकड़ता है,
जिसको चुनाव लड़ना है, उससे कह देता साहब 4 डॉक्यूमेंट है, चुनाव में आप ही को वोट दूंगा, बस वोटर आईडी बनवा दो। बोले ठीक है तुम्हारा बनवा देंगे। भाई हमारे देश में नेताओं को 2 ही चीज चाहिए, वोट और नोट। केवल 2 ही चीज चाहिए, वोट और नोट। वो सुबह से लेकर रात तक केवल वोट और नोट की चिंता करते हैं। वोट नोट, वोट नोट। अच्छा ये काम से वोट आएगा, ये काम से नोट आएगा, ये काम से वोट आएगा, ये काम से नोट आएगा। उसके 5-6 डॉक्यूमेंट बन गए। अब आप करते रहो एनआरसी, अब आप आइडेंटिफाई करते रहो। और इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको आसाम का देता हूं। आसाम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी, जब वो विधायक भी नहीं थे, सांसद भी नहीं थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया कि साहब असम में बहुत ज्यादा घुसपैठिए आ गए हैं। उस समय उन्होंने 50 लाख के आसपास बताया था। प्लीज आप ऑर्डर करिए, इनको डिटेक्ट किया जाए, इनको ढूंढा जाए, इनको आइडेंटिफाई किया जाए, इनको रिपोर्ट किया जाए। गगोई साहब ने ऑर्डर कर दिया, बोले ठीक है, इनको सरकार को ऑर्डर किया। कांग्रेस की सरकार थी उस समय। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ, बाहर से, चूंकि मैंने आपको बताया धर्मांतरण की तरीके, घुसपैठ भी फॉरेन फंडेड है। विदेशों से फंडिंग आ रही है घुसपैठियों को भारत में बसाने के लिए। मोटी फंडिंग आई, 2-4 पीआईएल हो गई सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं साहब ये तो ह्यूमन राइट का वायलेशन है, इसका वायलेशन है, इसका वायलेशन है। इतने में 1.5-2 साल निकल गया। जब 1.5-2 साल निकल गया तो घुसपैठियों ने वही काम किया। 2,000 रुपए में आधार, 2,000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट, 3,000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस, 2,000 रुपए में ये, 2,000 रुपए में 5-5, 6-6 डॉक्यूमेंट बनवा लिया। और जब डोर टू डोर रजिस्टर बनना शुरू हुआ, जिसको एक्चुअल में एनआरसी कहते हैं, जो घर घर जाके कुटुंब रजिस्टर चेक किया जाता है, भाई तुम्हारे परिवार में कितने आदमी, तुम्हारे दादा के कहां के रहने वाले, तुम्हारे बाबा के कहां के रहने वाले, ऐसे। फिर उन्होंने 2-2 हजार पकड़ाया, जो लेखपाल पटवारी जाते हैं। लेखपाल पटवारी बड़े चालाक, उन्होंने क्या किया, दिन भर जितने घुसपैठियों का नाम रजिस्टर में जोड़ते थे ना, उतने असम वालों का नाम निकाल देते थे। क्यों किया? उनको लगा मेरी नौकरी खतरे में हो जाएगी। अगर घुसपैठियों का नाम भी जोड़ दूंगा, असम वालों का नाम एज इट इज रहेगा, तो रजिस्टर बनेगा तो असम की जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो दिन भर में 50 आदमी से पैसा लिया, 50 का नाम जोड़ा तो 50 का असम वालों का नाम निकाला। जब रजिस्टर बना तो फिर हंगामा हुआ, क्योंकि घुसपैठिए भारतीय बन गए, भारत के वो घुसपैठिया हो गए। ये भ्रष्टाचार हमारे भारत की संस्कृति के लिए, हमारे सनातन संस्कृति के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए ये कैंसर जैसा है। ये कैंसर के समान है। ये सड़क के किनारे जो आपको अवैध निर्माण दिखाई पड़ता है ना, जिसको आप लैंड जिहाद कहते हैं, इसका 1 हफ्ते पहले थानेदार के पास 2-3 लाख रुपए पहुंच जाता है कि भैया हमको यहां पे कुछ बनाना है, 1 हफ्ते अपनी आंख आप बंद रखना। बोले ठीक है, 1 हफ्ते बना लो। एक बार बन गई, अब उसको तुड़वाने में आपकी नानी याद आ जाएगी, नहीं तुड़वा सकते उसको, मुकदमा शुरू हो जाएगा, ये शुरू हो जाएगा, वो शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ही अब घुसपैठिए तो आ गए 2-2 हजार रुपए देके। जिन्होंने राशन कार्ड बनाया, जिन्होंने आधार बनाया, वोटर आईडी बनाया, वो पैसा लेके अपना फ्लैट वेट खरीद लिए। भुगत कौन रहा है? भारत। और घुसपैठ कितना खतरनाक होता है वो आपने फ्रांस में देख लिया। और फ्रांस के अलावा नहीं, एक देश था पर्शिया, नाम सुना होगा आपने, पर्शिया। उसका नाम पर्शिया इसलिए था कि वहां 90% पारसी रहते थे। आज की डेट में वहां एक पारसी नहीं बचा, न पर्शिया लैंग्वेज बची, न पर्शिया कल्चर बचा, न पारसियों का त्योहार बचा, न पारसियों का व्यवहार बचा, न पारसियों के रीति रिवाज बचा, न वहां पारसी बचे। उस पर्शिया को अब ईरान कहते हैं। मात्र 5,000 घुसपैठे थे अरब से पर्शिया में। 100 साल में उन्होंने पर्शिया को ईरान बना दिया, मात्र 100 साल। क्यों बना दिया? क्योंकि पारसी बड़े शांति सफाई इसके लोग होते हैं। धीरे धीरे उन्होंने टॉर्चर करना शुरू किया, गंदगी फैलाना शुरू कर दिया, ये करना शुरू कर दिया, वो करना शुरू कर दिया, भाग आए। कुछ कन्वर्ट हो गए, बाकी भाग आए। ये घुसपैठ बहुत ही खतरनाक है। और घुसपैठ का ताजा ताजा एग्जांपल आपने 2 दिन पहले देखा होगा टीवी में। हरियाणा जला है कि नहीं जला? सुना कि नहीं सुना आपने? टीवी में देखा। वो बांग्लादेशी है,
बहुत बड़ी संख्या में बांग्लादेशी हैं और ये घुसते हैं असम में, निकलते हैं हरियाणा में, घुसते हैं बंगाल में, पहुंचते हैं जम्मू, घुसते हैं बंगाल में, पहुंचते हैं झरसुगड़ा, घुसते हैं बंगाल में, पहुंचते हैं संबलपुर। ऐसा उड़ीसा का कौन सा जिला है जहां बांग्लादेशी नहीं रहते आज की डेट में? कोई एक जिला मुझे बताइए, एक जिला बताइए। ऐसा उड़ीसा का कौन सा जिला है जहां मिशनरियों के द्वारा धर्मांतरण नहीं हो रहा है? यह बहुत गंभीर समस्या है हमारे लिए। यह भ्रष्टाचार हमारे लिए कैंसर के समान है और घुसपैठ का भी इलाज है। घुसपैठ हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। तो घुसपैठ के खिलाफ एनएसए लगाना चाहिए नहीं? घुसपैठियों के खिलाफ घुसपैठ हमारे राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं है? तो यूएपीए क्यों नहीं लगाना चाहिए? घुसपैठ हमारा एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है कि नहीं है? तो घुसपैठियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाना चाहिए कि नहीं? घुसपैठियों को 100% प्रॉपर्टी जब्त करना चाहिए कि नहीं? घुसपैठियों को आजीवन कारावास देना चाहिए कि नहीं? घुसपैठ एक वेज वॉर है, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, ये वेज वॉर है, अघोषित युद्ध है ये। और अघोषित युद्ध से निपटने के लिए हमारे पास सेक्शन 121 है। अगर नवीन पटनायक जी की सरकार घुसपैठियों के खिलाफ एनएसए लगाना शुरू कर दे, यूएपीए लगाना शुरू कर दे, गैंगस्टर एक्ट लगाना शुरू कर दे, वेज वॉर लगाना शुरू कर दे, देशद्रोह की धारा लगाना शुरू कर दे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 3 महीने के अंदर आपका उड़ीसा अगर घुसपैठियों से खाली ना हो जाए, मैं सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस के साथ साथ अपनी पब्लिक लाइफ छोड़ दूंगा। 100% हो जाएगा। लेकिन तरीका वही है, आपको अपने अपने सांसदों विधायकों का घेराव करना पड़ेगा, सांसदों के घर पे जाना पड़ेगा, विधायकों के घर पे जाना पड़ेगा, परिवार सहित जाना पड़ेगा, बच्चों को बताना पड़ेगा 20-30 साल के बाद हमारे सामने क्या खतरा आने वाला है। समाधान वहीं से निकलेगा। मैंने पहले ही कहा था, समाधान कहां से निकलेगा? विधानसभा और हाई कोर्ट से, संसद और सुप्रीम कोर्ट से। जगाने का क्या तरीका है? सड़क और सोशल मीडिया। तो 5000 फेसबुक फ्रेंड बनाइए, समस्याओं को लिखिए, समस्याओं के मूल कारण को लिखिए, अस्थायी समाधान को लिखिए, और बीच बीच में 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में एक बार सामूहिक रूप से सड़क उतरिए। कभी झारसुगड़ा में उतरिए, कभी यहां से बस करके पहुंच जाइए भुवनेश्वर। महाप्रभु का दर्शन भी करिए, मुख्यमंत्री जी का भी दर्शन करिए, दोनों काम एक साथ करिए। यही समाधान है। नहीं तो ऐसे चर्चा होती रहेगी, प्रवचन होता रहेगा, आते रहेंगे लोग, जाते रहेंगे, आप भी इकट्ठा होते रहेंगे, हम भी इकट्ठे आएंगे, सुनेंगे, हमारे जैसे लोग आते जाएंगे। लेकिन याद रखिए, न घुसपैठ कम होगी, न धर्मांतरण कम होगा, न जितनी और हमारे संस्कृति के लिए खतरे हैं उसमें से कुछ भी कम नहीं होगा। 7:30 बज चुके हैं। मुझे पता है आप लोग 2 घंटे बैठ चुके हैं। आज की डेट में लोगों की बैठने की कैपेसिटी 2 ही घंटे है। इसीलिए पहले 3 घंटे की मूवी बनती थी, अब 2 घंटे की बनती है। पहले वनडे मैच होता था 50 ओवर का, आज की डेट में 20-20 होता है, क्योंकि लोगों की बैटिंग क्षमता खत्म हो गई है। इसलिए मैं सोच रहा हूं अपनी बात को विराम देता हूं। अगर किसी